हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्रेड एजुकेशन। कैसा चल रहा है प्रोफेशन भाई? आज का टॉपिक में हम लोग जेएससी सीजीएल एग्जाम 2022 के लिए आज पेपर 1 का हिंदी को डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक रहने वाला है समास। ओके, आप लोग को अच्छे से पता है, आप लोग को ग्रामर सेक्शन और पैसेज से यानी कि ज्ञान से 60 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश से पूछा जाएगा। तो पेपर 1 नहीं सर आपका है, आप लोग जानते होंगे। तो वहीं से मैं वाक्य और आप लोगों ने देखा होगा क्रिया मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, पेपर 1 और पेपर 3 के लिए मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, आप लोग को हर एक वीडियो टाइम से मिलते जाएगा। एक्चुअली में हमारे सराउंडिंग में थोड़ा सा आजकल एक अनइविटेबल शोर हो रहा है, तो उसको हटा नहीं सकते हैं, 1-2 दिन का और बचा है। उसके बाद आपको डेली 2 वीडियो देखने को मिलेगा। बाकी आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी आता है कॉन्ट कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे ईमेल भी है आप लोग के पास, तो जैसे भी होगा आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती है तो चलिए आज शुरू करते हैं समास के बारे में। और टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे क्यूज वगैरह डालता हूँ और उसका पीडीएफ भी मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात, इसका जो पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन भी आप लोग देखने को मिलेगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो उसको अटैम्प्ट कर लीजिएगा। ओके, आंसर बाद में आप लोग मिला लीजिएगा, पहले इसको पढ़ लीजिए। ओके, ये सब वीडियो बहुत सारा लोग को ना आप लोग बोल रहे थे कि हमको एक स्पेशल वीडियो चाहिए सब पर, तो वही सारा वीडियो जो है मैं यहाँ पे स्पेशल डाल रहा हूँ, तो देख लीजिए इसको, यहाँ से आपका तैयारी यहाँ से पुष्ट होगा। चलिए, आप समास को हम लोग पढ़ने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि समास क्या होता है। तो देखिए, इसका इंग्लिश जो होता है इसे कंपाउंड होता है। समास का जो इंग्लिश होता है कंपाउंड होता है। समास का देखिएगा ऐसे जनरली और देखिएगा ना तो होता है छोटा करना या संक्षिप्त करना। समास का अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्त करना। तो जब दो शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है, ठीक है, ये दो शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 शब्द रहेगा, 2 से ज़्यादा भी शब्द होता है यहाँ पे, इसीलिए शब्दों हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को बोल सकते हैं, या सिर्फ सिंपली शब्द 2 बोल सकते हैं, को जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। यानी कि समास एक छोटा शब्द होता है। अब कुछ कुछ टर्म जानेंगे, समस्त पद जानेंगे हम लोग, पूर्व पद जानेंगे, उत्तर पद जानेंगे और समास विग्रह जानेंगे। 2 या 2 से अधिक पदों को संक्षिप्त करके जो शब्द बनता है उसको हम लोग समस्त पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 या 2 से अधिक पदों को संक्षिप्त करके जो पद बनता है उसे हम लोग समस्त पद कहते हैं। याद रखिएगा, फिर से डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लीजिए। पूर्व पद क्या होता है? तो आप लोग देखा कि समस्त पद है, तो पूर्व मतलब होता है पहले का और उत्तर मतलब होता है बाद का। तो जो पहले आता है ना समस्त पद में, जो पहले वाला शब्द को हम लोग पूर्व पद कहते हैं, और उत्तर पद समझ गए आप लोग, समस्त पद में जो बाद में आता है उसको हम लोग उत्तर पद कहेंगे। समास विग्रह क्या होगा? समस्त पदों को अलग करके उनके बीच संबंध स्थापित करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग समास विग्रह कहते हैं। यानी कि एक तरह से कहिएगा ना, जो समस्त पद है ना उसको तोड़ तोड़कर पद को अलग करने का प्रोसेस को हम लोग समास विग्रह कहते हैं। आप इस एग्जाम्पल से सब चीज़ क्लियर हो जाए आपको। देखिए, ये समस्त पद है, ये समास विग्रह है। समास विग्रह में आप देख सकते हैं कि के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति में 4 वर्ड है। कितना है? 4 वर्ड है। उसको क्या बोल दिया शॉर्ट में? देशभक्ति बोल दिया। तो 4 वर्ड को संक्षिप्त करके 2 वर्ड बना दिया, तो क्या बन गया? यह बन गया आपका समस्त पद। क्या बन गया? समस्त पद। और इसी समस्त पद को अगर विग्रह करना है यानी कि शब्द को तोड़ना है तो ऐसे लिखा जा सकता है 4 वर्ड में। तो समास समस्त पद ये होता है, और समस्त समास विग्रह ऐसे होता है। समझ गए? तो यही हो गया। बाकी देशभक्ति में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देशभक्ति में 2 वर्ड है, देश और भक्ति। तो देश आपका पूर्व पद हो गया, देश जो है सबका पूर्व पद हो गया, और भक्ति आपका उत्तर पद हो गया। समझ गए? तो यही सारा चीज़ें हैं, तो पूर्व पद और उत्तर पद हो गया। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। यही सारा चीज़ कुछ कुछ टर्म याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग पदों की समानता के आधार पर देखें तो समास के 6 भेद होते हैं। तो अगर सिंपली अगर पूछा जाए आपसे कि समास के कितने भेद होते हैं तो आपका आंसर 6 होना चाहिए। नाम पढ़ लेंगे एक बार, फिर से डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। ओके, ये सारा चीज़ होता है। ओके, तो ये सब देख लीजिएगा, और बाकी हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कर्मधारय समास, जिसको हम लोग अपोजिशनल कंपाउंड बोलते हैं। अपोजिशनल नहीं है, अपोजिशनल है, ध्यान से देखिएगा। जिस समास का एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। जैसे मैं बताया था ना, जैसे कि एक बैड बॉय है, थोड़ा समझ लीजिएगा क्या है, इंग्लिश में मैं लिखता हूँ बैड बॉय। तो यहाँ से बैड जो है एक बॉय है, तो बैड ऐसे क्या है? गंदा लड़का। हिंदी में लिख देता हूँ, लोग बोलेंगे कि इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा है, चलिए लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गंदा लड़का, ठीक है, गंदा लड़का। देखिए, जो गंदा वर्ड है वो लड़का के बारे में कुछ बता रहा है, तो जो कुछ बताता है उसको विशेषण कहते हैं, और जिसके बारे में बताया जाता है उसको विशेष से कहते हैं। तो यही सारा है जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, यानी कि एक विशेषता बतला रहा है और एक पद ऐसा होगा जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, तो वहाँ से विशेषण और विशेष्य का रिलेशन होता है। समझ गए? तो जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। ऐसे ऐसा भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा कि एक पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो।
बात वही है, तो समझ लीजिएगा इसको। जैसे नीलकमल के एग्जाम्पल में मैं लेके पहले भी समझाया था, नीलकमल बहुत फेमस मतलब एक क्वेश्चन है, ओके, बार बार आता है। तो नीलकमल, नील जो है से कमल जो है बता रहा है कमल के बारे में, को नीला है, तो यानी कि किसी के बारे में बता रहा है, यानी कि उसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि एक विशेषण है, क्या है, एक विशेषण है जो कि कमल के बारे में बता रहा है। और कमल क्या है, विशेष से है क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है, तो एक बता रहा है, एक जिस उसके बारे में बताया जा रहा है, तो इस तरह का रिलेशन देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। आई होप कि डाउट क्लियर हो गया होगा। विशेषण और विशेष से का संबंध होता है। जैसे नीलकमल हो गया, पीताम्बर हो गया, पीला है जो अंबर, अंबर मतलब वस्त्र होता है, नीलकंठ हो गया, नीला है जो कंठ, सज्जन सच्चा है जो जन यानी कि लोग, महादेव मतलब महान है जो देव, चरण कमल चरण के समान कमल, महात्मा महान है जो आत्मा, लाल किला लाल है जो किला, और नरोत्तम नर में जो है उत्तम। ओके, तो ये सारा चीज़ आपको कर्मधारय समास देखने को मिल जाएगा। तो समझ में आ चुका होगा विशेषण और विशेष से का संबंध। कन्फ्यूजन होगा फिर बोलिएगा, फिर से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आते जाएगा ना, आप लोग क्वेश्चन आते जाएगा तो समझ में आते जाएगा। आता है बहुब्रीहि समास, क्या आता है बहुब्रीहि समास, तो इसको अंग्रेजी में हम लोग एट्रीब्यूटिव कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। तो जिस समास में कोई समस्त पद प्रधान नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी समस्त पद जो होता है यानी कि दो या दो से अधिक जो पद मिलाकर जो बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। आप लोग देख लिए थे फर्स्ट स्लाइड में। तो वहाँ से जो समस्त पद होगा ना, वो जो से कोई समस्त पद प्रधान ही नहीं होगा, बल्कि दोनों पद के अलावा जो है ना से किसी तीसरे पद की प्रधानता होगा, यानी कि जो मिलजुल कर जो है ना से इन लोग किसी और चीज़ के बारे में बात करेगा। समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे चतुर्भुज का मैं एग्जाम्पल लिया, तो चतुर्भुज का जब समास विग्रह करने चलिएगा तो बनेगा चार हैं भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। तो देखिए चतुर्भुज में चार है भुजाएं, जब इसका चतुर्भुज है तो ना तो चार को डिफाइन कर रहा है ना भुजा को डिफाइन कर रहा है, ये बात कर रहा है विष्णु जी के बारे में। बात समझ में आ रही है। तो चतुर्भुज में ना तो चतुर और ना तो भुज, यानी कि चतुर मतलब चार होता है, भुज मतलब भुजा, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा, बात कर रहा है विष्णु जी के बारे में। ओके, तो जैसे ऐसा वर्ड आ जाएगा ना अर्थात वगैरह, तो समझ जाएगा कि वहाँ पे बहुब्रीहि समास है विग्रह करने के बाद। तो चतुर्भुज हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, चार भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु जी। पीताम्बर हो गया, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात विष्णु जी। गजानन है, गज है आनंद जिसके अर्थात गणेश जी। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु हो गया। दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो अर्थात वर्ड आएगा ना तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो रहा है। नीलकंठ बहुत इंपॉर्टेंट है, नीला है कंठ जिसके अर्थात शिव जी, पता है ना जहर पी गए थे। चतुरानन, चार हैं आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा जी के चार सिर हैं। और श्वेतांबरी, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती माता जी। ओके, तो ये सारा आप लोग देख लिया, तो यही सारा जो है से क्या है, इसमें बहुत सारा बहुब्रीहि समास आप लोग का एग्जाम्पल यहाँ पे है। बहुब्रीहि समास का बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले दिया था, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल मैं दूंगा। आप लोग एक्सरसाइज में एक्सरसाइज जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आंसर पहले मत देखिएगा ना, रिक्वेस्ट है थोड़ा सा, आंसर मत देखिएगा, आंसर लास्ट में देखिएगा, उसको मैं ना उल्टा करके लगाने वाला हूँ, आप लोग को ना आराम से सब चीज़ नहीं देखने दूंगा। तो चलिए हो गया और बहुब्रीहि समास तो समझ गए। फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूँ। बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसमें समस्त पद जो है से क्या होता है, प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे चीज़ के बारे में बात करता है। जैसे देख लिए चतुर्भुज में ना तो चतुर यानी कि चार, और नहीं भुजा के बारे में बात हो रहा है, बात कर रहा है या विष्णु जी के बारे में। समझ गए, चलिए, तो ऐसा चीज़ होता है। नेक्स्ट आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत ईजी है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद मतलब दोनों मतलब पूर्व पद और एक उत्तर पद, बताया था ना पूर्व पद उत्तर पद, तो पूर्व पद भी प्रधान होता है, उत्तर पद भी प्रधान होता है। और जनरल देखिएगा तो समास आएगा ना तो इसमें जो है ना हाइफन होता है, लेकिन एग्जाम में हाइफन नहीं देंगे आपको, ठीक है ना, तो पकड़ लेगा स्टूडेंट लोग। तो वहाँ से करते क्या हम लोग ना, उन लोग जो है से आप लोग जो एग्जामिनर होता है आपको नहीं देगा हाइफन देके, तो ऐसे भी रहेगा, समझिएगा कि दोनों जहाँ पर इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों जो पद देगा आपको, जो पूर्व पद और उत्तर पद इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो समझ जाइएगा कि क्या है वहाँ पे आपका जो है से द्वंद्व समास है। ठीक है, कॉप्युलेटिव कंपाउंड इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। जैसे समझिए भाई बहन, तो ना तो भाई की बात हो रही है ना तो बहन की बात हो रही है दोनों की, यानी कि दोनों जो है से इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे बनता है भाई और बहन। तो समास विग्रह ऐसे कर लीजिएगा। इन लोग को जो द्वंद्व समास होता है उसका विग्रह करने के लिए और चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना, भाई और बहन। दाल चावल है, दोनों की बात कर रहे हैं, दाल और चावल के बारे में। अच्छा बुरा हो गया, अच्छा और बुरा। सत्य असत्य, सत्य और असत्य। अन्न जल में, अन्न और जल होता है। मानव दानों में, मानव और दानव। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। और पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप पुण्य का हो गया समास विग्रह। तो इस तरह की चीज़ देखने को मिलेगा जिसमें दोनों पद की प्रधानता होगा, दोनों पद के बारे में बात करेंगे, किसी एक पद के बारे में बात नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आपको द्वंद्व समास देखने को मिल जाएगा, कॉप्युलेटिव कंपाउंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विगु समास। द्विगु समास भी बहुत ईजी है, जिसका पहला पद संख्यावाची हो द्विगु करके निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसको हम लोग द्विगु समास बोलते हैं। और किसी समूह के बारे में बताएगा, क्या बताएगा, किसी समूह के बारे में बताएगा। संख्या होगा तो किसी के बारे में बताएगा ही नहीं भाई, तो संख्या जो है से क्या होगा, किसी के बारे में बात करेगा। जैसे 10 आनंद मतलब 10 आनंद का समूह है। आनंद मतलब क्या होता है, आनंद मतलब होता है आपका सिर, क्या होता है, आनंद मतलब सिर। तो 10 आनंद का जो समूह होता है तो उसको हम लोग 10 आनंद बोलते हैं। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह हम लोग नवरात्रि बोलते हैं। तिरंगा, 3 रंगों का समूह को बोलते हैं। पंचवटी, 5 वटों का समूह, वट मतलब बरगद का पेड़ होता है। पंजाब,
5 आबों का समूह, यानी कि आबों का समूह, आबो मतलब नदियाँ होता है। चौमासा 4 मासों का समूह, मासा मतलब समझते हैं मंथ। अब उसके बाद कुछ कुछ है, तिरंगा है, त्रिभुज है, चौपाया है, अष्टाध्यायी है, नवरत्न है, त्रिलोक है, त्रिशूल है, दोपहर है, त्रिलोक है, सप्तऋषि है, और उसके बाद ये सब देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ आप लोग को देखने को मिला है। तो सब में द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद संख्यावाची, संख्या समझ रहे, नंबर है। जैसे देख रहे होंगे आप लोग, 10 है तो 10 का बारे में बात कर रहा है, 9 है तो नवरात्रि है तो 9, ओके, तिरंगा है 3 के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरह पहला पद है संख्यावाची है, तो यहाँ पे द्विगु समास होता है। जिसका पहला पद संख्यावाची हो, द्विगु समास कहलाता है। क्लियर हो गया होगा? दिक्कत होगा तो फिर से बोलिएगा भाई, क्वेश्चन आएगा तो उसको तो बार बार डिस्कस करते रहेंगे। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ओके, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, पेपर 1 और 3 में बहुत हद तक आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, ठीक है, बहुत हद तक फ़ायदा पहुँचाएगा ये सब लेक्चर जितना मैं दे रहा हूँ आपको। तो आई होप कि समझ में आ चुका होगा आप लोग को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अष्टाध्यायी बुक किसने लिखे थे? याद है कि भूल चुके हैं? पाणिनि लिखे थे। अष्टाध्यायी बुक पाणिनि लिखे थे ना, तो भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्ययभाव समास के बारे में बात करेंगे। अव्ययभाव समास, तो अव्ययभाव समास को हम लोग एडवर्बियल कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्बियल कंपाउंड। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और वही पद प्रधान होता है, यानी कि समझिएगा, पहला पद मतलब पूर्व पद, पहला पद अगर बात करें और दूसरा पद ऐसे, तो पहला पद मतलब होता है पूर्व पद ना, तो पूर्व पद क्या होता है? इसमें प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, ठीक है, और उप अव्यय भी होता है। अव्यय मतलब एक ऐसा शब्द जिसका कोई भी वचन, लिंग, काल, ओकर हमें परिवर्तन नहीं होता, उसको हम लोग अव्यय बोलते हैं। जैसे ये सब वर्ड है अ, बे, यथा, प्रति, हर, आ, नी, तो इस तरह कुछ कुछ वर्ड आप लोग देखने को मिलेगा अव्ययभाव समास में, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे अव्ययभाव समास है, ओके। और वही पद प्रधान होगा। जैसे यथासंभव मतलब जितना संभव हो सके, जैसा संभव हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? यथासंभव, जैसा संभव हो। तो इसमें पहले पद की प्रधानता हो रहा है यथा का। आमरण, आ वर्ड आया ना, तो आमरण मतलब मरने तक, उसके बाद निसंदेह है, बिना संदेह के। तो इस तरह से वर्ड आप लोग को अगर देखने को मिलता है, ओके, तो क्या होता है? वहाँ पे आपका अव्ययभाव समास होता है। बेलगाम मतलब बिना लगाम के, तो इस तरफ देख रहे हैं, बे वर्ड आ गया, प्रतिदिन हो गया, बाकायदा हो गया, यथा योग्य हो गया, भरपेट हो गया, आजीवन हो गया, यथा रुचि हो गया, रात भर हो गया, रातों रात हो गया। तो इस सारा वर्ड में आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, कि जो कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो जिसका किसी भी लिंग, वचन और काल में परिवर्तन नहीं होता है। और यहाँ पे रातों रात की बात हो रहा है, तो पहला पद प्रधान है, सिर्फ रातों रात, ठीक है, रात ही रात में, यानी पहला पद। यथा रुचि मतलब रुचि के अनुसार, ओके, यथा रुचि, तो पहला पद की प्रधानता यहाँ पे होता है। तो समझ जाइएगा कि क्या है, पहला यहाँ पे आपका अव्ययभाव समास है, और पहला पद अव्यय हो गया। सबसे बड़ा तो पहचान इसका यही है, ठीक है। यथा, आ, नी, प्रति, बाकायदा, यथा, भर, आजीवन, ये सब कुछ कुछ मैंने यहाँ जो वर्ड है ना, ये सारा वर्ड आप लोग देखने को मिल जाएगा शुरू में। तो समझ जाइए कि अव्ययभाव समास है, ओके। नेक्स्ट आता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जिस समास का पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है, तभी तो मैं बात किया ना, अव्ययभाव समास में पूर्व पद होता है। क्या होता है? पूर्व पद। और यहाँ पे इसमें दूसरा पद प्रधान यानी कि होता है, यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ से 3 चीज़ बन गया। अगर समास में आपसे पूछे कि सिर्फ पूर्व पद प्रधान हो रहा है, तो कौन समास होगा? पूर्व पद प्रधान हो रहा है तो अव्यय भाव हो गया। क्या हो गया? अव्यय भाव। अगर आपसे पूछ दें कि उत्तर पद प्रधान हो रहा है तो कौन समास है, तो उत्तर पद प्रधान होगा तो आपका तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगर पूछ दें कि अगर दोनों पद प्रधान है, यानी कि पूर्व पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है, तो आपको याद है ना, दाल भात भाई बहन बताया था, तो होगा आपका द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास आपका वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, द्वंद्व समास, ओके। तो ये सारा चीज़ समझ लीजिएगा। पूर्व पद होगा तो सिर्फ अव्यय भाव लगाइएगा, उत्तर पद बोलेगा तो तत्पुरुष लगाइएगा, दोनों पद प्रधान बोल देगा तो समझिए कि द्वंद्व समास आपको लगानी है, ठीक है। तो आई होप के समझ में आ चुका होगा। तो तत्पुरुष समास देख लीजिए, पहला पद जो है क्या होता है? गौण होता है, यानी गायब होता है। दूसरा पद की प्रधानता होती है, तो बताया ना अभी। और 2 पदों के बीच विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। तो यानी कि जब समस्त पद निकालिएगा तो जो विभक्ति चिन्ह होता है ना, तो लोप हो जाता है। ऐसे थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि जो तत्पुरुष समास होता है उसके 6 उपभेद होते हैं, यानी कि इस भेद में भी भेद है इसका। तो 6 भेद है, चलिए इसको भी हम लोग भेद देंगे, 6 भेद को। तो देखिए, जनरली अगर कारक चिन्ह आपको याद है, कर्ता ने, कर्म को करण से, अपादान से वगैरह होता है ना, संबंध काके की वगैरह, तो वो सारा अगर आपको याद होगा तो आराम से समझ में आ जाएगा तत्पुरुष समास, ओके। तो देख लीजिएगा इसको, यहाँ से कर्म तत्पुरुष चलेंगे, और कर्ता ने कर्म को, तो इसमें को चिन्ह का जो है से लोप हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। जब हम लोग समास विग्रह इसका करते हैं और उसके बाद समस्त पद निकालते हैं, तो उसमें को चिन्ह का लोप रहता है। विग्रह करने के बाद पता चलता है ना कि चिन्ह कौन सा चिन्ह है। जैसे परलोक गमन, तो परलोक गमन क्या होता है? परलोक को गमन, तो को चिन्ह दिख रहा है आपको ना, तो इस परलोक गमन में नहीं है को, लेकिन जब इसका समास विग्रह किए तो को वर्ड आया। तो को शब्द जब आया, एक तरह चिन्ह बोल सकते हैं, तो शब्द तो बोलेंगे नहीं, को चिन्ह जब आया, ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं कि को जो है से एक कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल में यहाँ पे आ जाएगा। तो परलोक गमन में एक कर्म तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है।
देशगत, देश को गत मतलब देश को गया है कहीं पे। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो को चिन्ह देख रहे हैं आप लोग, शरणागत, शरण को आगत, मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। तो यहाँ से को चिन्ह जो है से कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को जो है से कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल के बारे में है, तो यहाँ पे को चिन्ह का विलोपन होता है, समझ गए। तो ये सारा होता है कर्म तत्पुरुष। और आगे चलते हैं, करण, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, या तो से चिन्ह का विलोप हो जाता है, जैसे हस्त लिखित मतलब हाथ से लिखित, मन चाह मन से चाह, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, रेखांकित रेखा से अंकित, और बलवान बल से युक्त। ओके, तो यहाँ पे से चिन्ह का विलोप हो जाता है, तो जहाँ पे से आ जाएगा चिन्ह समझ जाइएगा कि करण तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। और थोड़ा सा ये भी समझ लीजिएगा, हाथ से लिखित, तो क्या मैं हाथ की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हाथ से लिखा हुआ चीज़ का। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं उत्तर पद की प्रधानता हो रही है, यानी कि हम लिखा हुआ चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अकाल पीड़ित, तो क्या अकाल की बात कर रहे हैं? नहीं, अकाल से जो पीड़ित लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पीड़ित के बारे में चर्चा है, तो यहाँ पे उत्तर पद की प्रधानता है, तो समझ लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष आता है। संप्रदान का आपका चिन्ह याद होगा, के लिए होता है, ओके। तो जैसे में देशभक्ति है, तो देश के लिए भक्ति, पाठशाला है, पाठ के लिए शाला, पढ़ने के लिए जो होता है घर, शाला मतलब घर होता है, गौशाला मतलब गाय के लिए शाला, परीक्षा भवन मतलब परीक्षा के लिए भवन, रसोई घर मतलब रसोई के लिए भवन। तो ये सारा चीज़ आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे क्या देख लिया, ये सारा चीज़ आप लोगों ने देख लिया। तो वहाँ समझ जाइए कि संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल ये सब आ गया। क्या आ गया? संप्रदान तत्पुरुष है, क्योंकि के लिए जो चिन्ह होता है उसका भी यहाँ पे विलोप हो जा रहा है, ओके। चलिए, आपादान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष में पता है आपको से चिन्ह होता है, और से जो चिन्ह होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है, यानी कि जुदा होने के अर्थ में लगता है। जैसे आपको याद होगा, पेड़ से पत्ती गिरते हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, तो वहाँ से बताया जाता है कि पत्ती जो है से पेड़ से जुदा हो रही है, तो वहाँ से जो है से आपादान कारक हो जाता है। तो आपादान तत्पुरुष में यही से चिन्ह का जो है से विलोप हो जाता है या लोप हो जाता है। समझिएगा थोड़ा सा इसको। जैसे देश निकाला है, तो देश से निकाला, तो क्या उस आदमी को देश में रहने दिया गया? नहीं, देश से निकाल दिया गया, यानी उसे जुदा कर दिया गया। तो यहाँ पे आपादान तत्पुरुष का एग्जाम्पल होगा। एक्चुअली में देश निकाला, वहाँ पे क्या देश की बात कर रहे हैं? नहीं, जो निकाला गया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उत्तर पद को प्रधानता हो रही है। धनहीन, धन से हीन है, उसी तरह से पथभ्रष्ट, पद से भ्रष्ट है, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त है, रोग मुक्त, रोग से मुक्त है, और शोक मुक्त मतलब शोक से मुक्त है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग देख लिया, तो यहाँ से आपादान तत्पुरुष का आपका एग्जाम्पल हो जाता है। उसके बाद संबंध तत्पुरुष आता है। संबंध तत्पुरुष, तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह होता है ना, जैसे एक संबंध का क्या होता है? संबंध दिखाने के लिए, यानी कि पोसेशन अधिकार दिखाने के लिए काके की चिन्ह का यूज होता है। याद है आपको? काके की, राम का, उनका, उनके, उनकी, ऐसा होता है ना। तो संबंध दिखाने के लिए यूज होता है यहाँ से। तो संबंध तत्पुरुष में ये सारे चिन्ह का विलोपन आपको देखने को मिलेगा। जैसे राजपुत्र है, तो राजा का पुत्र हो गया। ये राजपुत्र क्या है? एक तरह से समस्त पद है, और राजा का पुत्र क्या है? समास विग्रह है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, वहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके बताया था। राजपुत्र एक समस्त पद है, और राजा का पुत्र जो है एक समास विग्रह है। तो समास विग्रह कीजिएगा तब जाके चिन्ह दिखेगा, समस्त पद में उस चिन्ह का लोप हो जाता है, कहने का तात्पर्य यह है। उसके बाद गंगा जल देखें आप लोग, गंगा जगह जल, सेनापति हो गया, सेना का पति हो गया, राजदूत मतलब राजा का दूत हो गया। तो यहाँ पे का चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक, का के की वगैरह संबंध तत्पुरुष के बारे में बात करता है। छठा नंबर आता है अधिकरण तत्पुरुष, यहाँ पे 6 नंबर होना चाहिए था। 6 नंबर है आपका, देखिएगा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण क्या होता है? चिन्ह, में पर, याद है कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह याद होना चाहिए। तो में पर होता है में और पर, तो इसका लोप हो जाता है। जैसे समझिए आप बीती मतलब होता है आप में बीती, यानी कि खुद पर जो बीतता है कोई चीज़, उसको बोलते हैं आप बीती। फिर आता है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो पर आया ना, सिर दर्द, सिर में दर्द, वनवास, वन में वास, और ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। तो यहाँ पे में और पर, इस चिन्ह का विलोप हो जा रहा है, ओके, समस्त पद में। तो समझ जाए कि वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष है। क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। तो समझ गए, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी कि ध्यान में मग्न। हम लोग ध्यान की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं मग्न के बारे में। तो यहाँ पे उत्तर पद की प्रधानता हो रही है, ध्यान मग्न। समझ गए? तो आई होप कि समझ में आ चुका होगा सारा समास। अब यहाँ से थोड़ा बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये हो जाता है, तो कन्फ्यूजन का मैं पूरा से प्रबंध करके आया हूँ आज किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। कर्मधारय और बहुब्रीहि में डिफरेंस थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। जैसे समझिए, देखिए, तो कर्मधारय समास में बताया था ना, विशेषण और विशेष का संबंध होता है। तो जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद को मिलाकर तीसरे पद की संकेत करते हैं, याद है ना। इसमें विशेषण और विशेष का अंतर होता है। जैसे नीलकमल बताया था ना आपको कि नील कमल यानी कमल के बारे में बता रहा है कि नीला है, यानी कि विशेषण और विशेष का अंतर है। तो क्या हो गया? आपका कर्मधारय समास हो गया, बताया था ना। लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन ये हो जाता है, ओके, कि जो है से कहीं कहीं देखिए कमल नयन है, क्या है? कमल नयन है, और यहाँ भी कमल नयन है। तो एक देखिए कर्मधारय समास भी है, बहुब्रीहि समास भी है। डिफरेंस यहाँ ये आता है कि आपने उसका जो है समास विग्रह किस तरह से किया है। ध्यान दीजिएगा, आपने उसका समास विग्रह किस तरह से किया है। अगर सिर्फ कोई आपको क्वेश्चन दे के पूछ दे कि कमल नयन क्या समास, कौन सा समास है,
तो इसमें कॉमन लैंग्वेज में दोनों समास है, कर्मधारय भी है, बहुब्रीहि है। हाँ, डिपेंड करता है कि आप उसका विग्रह किस तरह से करते हैं। तो अगर मैं इसका विग्रह ऐसे करूँ, कमल के समान नयन, तो कमल के समान नयन जो है तो क्या होगा, कर्मधारय समास हो गया बस। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कमल जैसे नयन है जिसके, कमल जैसे नयन है जिसके, अर्थात कृष्ण जी का कमल जैसा बहुत सुंदर उनका आँख है ना, तो यहाँ बहुब्रीहि समास आता है। बताया था ना, बहुब्रीहि समास दो पद मिलकर यानी समस्त पद जो है से किसी तीसरे पद की प्रधानता करती है, तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, यहाँ पे दो चीज़ आपका देखने को मिल गया, कमल नयन में जो है से कर्मधारय समास भी है, बहुब्रीहि समास है। डिपेंड इस बात पे करता है कि उसका समास विग्रह आप किस तरह से करते हैं। उस तरह से पीताम्बर, पीला है जो अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, कर्मधारय समास है। लेकिन अगर ऐसे बोलो, पीला है वस्त्र जिनके या जिसके, अर्थात कृष्ण जी, ठीक है, उनको पीताम्बर कहा जाता है, तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इस तरह से विग्रह के आधार पर इसको समझ लीजिएगा क्या होता है। तो यहाँ पे अंतर आपको यही है थोड़ा बहुत, ओके। तो समझ लीजिएगा, अगर दोनों पद को मिलाकर किसी तीसरे पद को संकेत करेंगे तो बहुब्रीहि होगा, और अगर सिर्फ और सिर्फ विशेषण और विशेष्य का अंतर होगा तो वहाँ पे आपको कर्मधारय समास हो जाएगा। तो जब तक विग्रह नहीं कीजिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, ओके। तो कन्फ्यूजन यहाँ से कर्मधारय और बहुब्रीहि में नहीं होना चाहिए, ओके। फिर भी होता है तो फिर से बताइएगा। फिर कन्फ्यूजन होता है द्विगु और बहुब्रीहि में, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं कहीं दशानन है तो वहाँ पे कहीं द्विगु बता दिया 10 है, और दशानन में बता दिया कभी कभी कि बहुब्रीहि भी है, तो कन्फ्यूजन है। तो कैसे होगा भाई, टेंशन मत लीजिए। बहुब्रीहि समास का पहला पद संख्यावाची होता है और यह दूसरे पद की संख्या को बताता है। क्या करता है, दूसरे पद की संख्या को बताता है। जबकि बहुब्रीहि समास में क्या होता है, पहला पद तो संख्यावाची होता है, लेकिन जो समस्त पद है से किसी और पद के बारे में बात करता है, किसी संख्या के बारे में बात नहीं करता है, नंबर के बारे में बात नहीं करता है। तो अंतर एकदम पता चल जाएगा आपको। जैसे देखिए, दशानन मतलब 10 आनन का समूह यानी द्विगु समास, 10 आनन मतलब सिर होता है ना, 10 आनन का समूह, तो जिसके 10 आनन है यानी कि सिर है तो उसको क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। लेकिन जब ऐसे बोल दूँ 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण, तो यहाँ पे रावण के बारे में बात कर रहा है। अब क्या रावण में कोई नंबर है, नहीं ना, यानी कि नंबर नहीं है, संख्या नहीं है, तो दशानन जो है किसी तीसरे पद के बारे में बात कर दिया, तो वहाँ से आपका बहुब्रीहि समास हो गया। और देखिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ संख्या के बारे में बात कर रहा है, 10 सर के बारे में बात कर रहा है, तो वहाँ पे द्विगु हो गया। बताया था ना, द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, ओके, समझ गया। बहुब्रीहि समास में दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता करते हैं, तो उसको हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। त्रिलोचन, तीन लोचन का समूह, एक और एग्जाम्पल है। तीन लोचन का समूह मतलब, तीन लोचन मतलब समझ गए ना, जिनके तीन आँख हो, लोचन माने आँख होता है, नेत्र लोचन, याद है ना। तो क्या तीन लोचनों का समूह को हम लोग द्विगु समास बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे जो है से आपका लोचन के आँख के बारे में बात कर रहा है कि तीन को है, ओके। उसका त्रिलोचन अगर ऐसे बोलें, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव जी, उनके तीन आँख है, बताया है ना आपको, तीन आँख, एक आँख जो है से यहाँ पे फोरहेड के पास, माथा के पास है, ओके। कहा जाता है कि तीसरा आँख जब खुलता है तो खुल जाएगा तो सब पृथ्वी का सर्वनाश निश्चित है, ओके, इस तरह से कहा जाता है। तो त्रिलोचन क्या होता है, त्रिलोचन मतलब तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव जी। तो यहाँ पे त्रिलोचन जो वर्ड है वह तीन लोचन के बारे में बात नहीं कर रहा, वह शिव जी के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे इसका बहुब्रीहि हो गया। तो आई होप कि जो द्विगु समास होता है और बहुब्रीहि समास, उसमें भी अंतर समझ में आ गया होगा। द्विगु संख्या के बारे में बात करता है, जबकि बहुब्रीहि एक थर्ड पार्टी के बारे में बात करता है, ओके। तो समझ जाइएगा, संख्या के बारे में बहुब्रीहि नहीं बताता है, ओके, किसी और चीज़ के बारे में बात करता है। और फिर बताया था इसमें अर्थात वगैरह वगैरह वर्ड जो है से आपको जरूर देखने को मिलेगा, ओके, अगर इसका समास विग्रह कीजिएगा, ओके। तो यही सारा चीज़ था। यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन देखने को फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन जब इसका PDF डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, आंसर बाद में देखिएगा। पता चला कि बहुत लोग ने आंसर देख देख के बना रहे हैं, आंसर देख मत बनाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा, ओके। गलती कीजिए, सब कोई गलती करके सीखता है, मैं भी थोड़ा बहुत 1-2% गलती करता हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई गलती करता है, ओके, दुनिया का हर एक इंसान। टू एयर इज ह्यूमन, सुने है ना। तो चलिए बाकी फिर मिलते हैं। देखिए मैं धीरे धीरे आपको ना हर एक चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ, ओके। तो आप लोग उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। थोड़ा गड़बड़ी यहाँ पे है, रात के देखिए 2 बजे मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर सवेरा हो गया तो कोई चांस नहीं है कि वीडियो रिकॉर्ड होगा। एक दिन बहुत गड़बड़ हो गया था तो वीडियो डिलीट करना पड़ा था, कि बहुत बुरा लगा था, ओके। तो देखिए उस सारा सिचुएशन को देखिए मैं मैनेज करके चल रहा हूँ तो आप लोग के लिए। तो बाकी चैनल को ज्वाइन करके थोड़ा प्रिपरेशन कीजिए भाई, बहुत अच्छे लेवल का मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि दिन रात मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो सोच लीजिए कि कितना अच्छा कंटेंट निकल के आएगा। बाकी आप लोग अपना प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट कीजिए, ओके। बाकी धीरे धीरे मैं सब चीज़ लाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे मैं हर एक चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ओके। हम मुझे पता है अच्छे से कि क्या क्या आपको देना है। तो चलिए बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।